प्रिय बालकों, मैं आज आपको असहयोग आंदोलन के पश्चात देश में जो राष्ट्रवाद से सांप्रदायिकता की और जिस तरह का विकास हुआ उसकी मैं आज आपके कुछ चर्चा करूँगा। असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक बहुत अच्छी एकता बनी रही थी, किंतु फरवरी 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक जो है स्थगित किए जाने के उपरांत अनेक मुस्लिम नेता गांधी जी एवं कांग्रेस से क्या हो गए थे, खफा हो गए थे, एक तरह से खिन्न हो गए थे। मार्च 1922 में सेंट्रल खिलाफत कमेटी ने गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लिए जाने की एक तरह से निंदा की थी, किंतु दूसरी ओर तुर्की में भी राजनीतिक जो घटनाक्रम था बहुत ही तेज़ी से बदल रहा था, क्योंकि वहाँ राष्ट्रवादी एवं लोकप्रिय नेता कमाल पाशा द्वारा स्वयं खिलाफत के विरुद्ध आंदोलन एक तरह से उनके द्वारा चलाया जा रहा था। मार्च 1924 में कमाल पाशा द्वारा तुर्की के सुल्तान को एक तरह से निष्कासित कर दिया था और खलीफा का पद सदैव के लिए एक तरह से उन्होंने समाप्त कर दिया। तुर्की की इस ऐतिहासिक घटना ने भारतीयों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सका। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि तुर्की की इस ऐतिहासिक घटना ने भारतीयों के खिलाफत आंदोलन को एक तरह से स्वतः ही जो है समाप्त जैसा कर दिया था। इससे भारतीय मुसलमानों की जो राजनीतिक एक तरह से राजनीति जो थी वो अत्यंत ही इससे प्रभावित भी एक तरह से हुई थी। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जब इस तरह की स्थिति बन गई थी तो भारतीय राजनीति में एक तरह से बदलाव आना स्वाभाविक प्रक्रिया थी। इस तरह मुस्लिम राजनीति में सांप्रदायिक एवं राष्ट्रवादी एक तरह से दो तत्व उभर कर के सामने आ रहे थे। खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के उपरांत मुस्लिम नेताओं को यह लगने लगा कि मुस्लिम संप्रदाय ने अपनी स्थिति को एक तरह से सुदृढ़ करने के लिए उन्हें अपनी राजनीति में बदलाव करना जरूरी है, ऐसा उनको एक तरह से प्रतीत हो रहा था। इस कारण अनेक सांप्रदायिक मुसलमान नेताओं ने कांग्रेस के साथ एक तरह से असहयोग करने का निर्णय लिया था। इन सारी परिस्थितियों के उपरांत इस बीच अब जिन्ना भी ये मानने लग गए थे कि मुसलमानों को एक पृथक संगठन बना लेना चाहिए, अर्थात उनको किसी तरह का एक संगठन के नेतृत्व में काम करना चाहिए, ऐसा जिन्ना ने भी सोचना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उनके हितों एवं अधिकारों की एक तरह से रक्षा हो सके। यद्यपि वे अभी भी हिंदू और मुसलमान एकता के एक तरह से पक्षधर तो थे। अनेक अवसरों पर केंद्रीय विधान परिषद में उन्होंने सरकार दमन की नीति के विरुद्ध राष्ट्रवादियों का अभी भी साथ नहीं छोड़ा था। यद्यपि
अनेक अवसरों पर केंद्रीय विधान परिषद में हिंदू मुस्लिम एकता के वो पक्षधर थे। अनेक अवसरों पर केंद्रीय विधान परिषद में उन्होंने सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध एक तरह से भारतीयों का राष्ट्रवादियों का साथ दिया था। उनका अभी भी ये मानना था कि हम भारतीय पहले हैं और मुसलमान बाद में हैं, ये उनकी एक तरह से सोच थी। इसी बीच मालाबार आदि क्षेत्रों के दंगों ने हिंदुओं और मुसलमानों को दोनों के विरुद्ध एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा की भावना उत्पन्न कर दी थी। इसी समय समानांतर रूप से हिंदुओं में सांप्रदायिक भावनाओं का निरंतर उत्कर्ष हो रहा था। दोनों ही संप्रदाय एक दूसरे के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग गए थे। परिणाम इसका ये निकला कि 1922 से 1927 तक की आयरलैंड से के कालखंड में सांप्रदायिक विद्वेष की आग जो थी भारत के अनेक शहरों जिनमें कि मुल्तान, अमृतसर, पानीपत, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, जबलपुर, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, इलाहाबाद, नागपुर, झांसी में एक तरह से ये फैल गई थी। इन शहरों में सांप्रदायिक दंगे हो गए और जिनसे सैकड़ों लोगों को इस कारण से मृत्यु हो गई थी। इन सांप्रदायिक दंगों का मुख्य कारण दोनों संप्रदायों के धार्मिक रीति रिवाज हुआ करते थे। जैसे मुस्लिम त्योहारों के अवसरों पर हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाली गाय की हत्या का मामला उत्पन्न हो गया था। मस्जिदों के सामने से गाना गाते हुए एक तरह से उनका निकल जाना, यंत्र बजाते हुए हिंदुओं को अनेक धार्मिक जुलूसों को गुजरना आदि उनको गंवारा नहीं था। इन दोनों ही बातों को दोनों संप्रदाय क्रमशः अपने अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। तो कुल मिलाकर के हमने इसकी केवल राष्ट्रवाद से सांप्रदायिकता की ओर की पृष्ठभूमि की आज हमने चर्चा की। आगे इसके बड़ा व्यापक रूप से एक तरह से ये माहौल देश में निरंतर बढ़ता गया और भारत एक तरह से विभाजन की पृष्ठभूमि यहीं से धीरे धीरे तैयार होती गई थी और जिसके आगे जाकर के बहुत ही गंभीर परिणाम देश को भुगतने पड़े थे। धन्यवाद।